नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एआई समाचार में। आज हम पढ़ेंगे संविधान भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आइए जानते हैं विस्तृत रूप में। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान लागू होते समय नागरिकता। मतलब जब संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, तो कौन से ऐसे नागरिक थे, कौन से ऐसे लोग थे जो भारत के नागरिक बन गए थे? पहला है जो भारत में जिनका जन्म हुआ, वो भारत के नागरिक बने। जिनके वंशज यहाँ पे रह रहे थे, माता-पिता, दादा-दादी, वो भारत के नागरिक हो गए। या निवास के आधार पर जो भारत में निवास कर रहे थे लोग, वो भारत के नागरिक हो गए। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति 1947 से पहले भारत में रह रहा है, तो यहाँ स्थायी रूप से उसकी नागरिकता मिल जाएगी, उसे नागरिक मान लिया जाएगा। भारतीय संविधान लागू होते ही भारतवासियों को एकीकृत नागरिकता मिल गई कि आज संविधान अगर लागू हो गया है, तो आपको सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, वो भी भारत की, आप भारतीय कहलाएंगे। अगला है अनुच्छेद 6। इसमें क्या है? पाकिस्तान से आए लोगों के बारे में बताया गया है। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, भारत आए थे। अब देखिए, ये डेट आप याद रखिएगा। 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए हैं अगर, तो स्वतः भारतीय नागरिक आप हो गए हैं। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो भारत सरकार द्वारा पंजीकरण कराना आवश्यक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर लाहौर से जून 1948 में कोई परिवार आया है भारत पाकिस्तान से, तो स्वतः नागरिक बन गया है। लेकिन अगर अगस्त 1948 में आया है परिवार, तो पंजीकरण से उसको नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। एक डेटा है, विभाजन के दौरान लगभग 72 लाख शरणार्थी भारत आए थे, विभाजन जब हुआ था भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान गए और लौटे लोग, मतलब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए और उसके बाद फिर लौट आए, ऐसे लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 7 में। तो क्या हुआ है? जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और फिर भारत लौटे, उनकी नागरिकता भारत सरकार की अनुमति पर निर्भर रही। भारत सरकार से पहले वो अनुमति लेंगे। अब ये भारत सरकार संसद तय करेगी कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके तहत उनको नागरिकता दी जाए, कैसे दी जाए, वो उन पे निर्भर रही। इसके बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया। उदाहरण स्वरूप आप देखिए, कराची गया परिवार अगर भारत लौटना चाहता था, तो केवल सरकार की मंजूरी पर भारतीय नागरिक माना गया। भारत सरकार ने अगर मंजूर किया तब वो नागरिक माना गया, एल्स नहीं। इस प्रावधान का उद्देश्य दोहरी निष्ठा को रोकना था। मतलब आप लॉयल रहिए तो सिर्फ एक देश के प्रति रहिए, और ऐसा भारत कहता था, इसीलिए यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया? विदेशों में बसे भारतीय नागरिक। जो नागरिक विदेशों में बसे हुए हैं, उनके बारे में नागरिकता के बारे में कहा गया है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकते थे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, लंदन में बसे भारतीय मूल के परिवार ने दूतावास में नाम दर्ज कराकर भारतीय नागरिकता पाई। आज भी प्रवासी भारतीय PIO-OCI स्कीम इसी आधार से जुड़ी हुई है। तो मतलब जो विदेश में भारतीय बसे हुए हैं, वो भारतीय वाणिज्य दूतावास में जाकर पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या दिया है? विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा? अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो क्या होगा? इंडियन सिटीजनशिप और फॉरेन सिटीजनशिप एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कोई भारतीय विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता अगर ले लेता है, तो भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। उसके लिए नियम बना हुआ है और कोई स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने उधर नागरिकता ली नहीं कि इधर गई। भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। सिंगल सिटीजनशिप भारत प्रदान करता है और उसी में बिलीव करता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता। नागरिकों के अधिकार कब तक बने रहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? इसके बारे में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। नागरिकों को दिए गए अधिकार और कर्तव्य संविधान लागू रहने तक जारी रहेंगे। ठीक। भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग तब तक कर सकता है जब तक उसकी नागरिकता मान्य है। आप अपने मौलिक अधिकार, जो भी आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं,
वो यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए आप सरकार प्रतिबद्ध है, आप उनको जारी कराने के लिए उनका हनन हो रहा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक आप नागरिक हैं, तभी तक। नागरिकता और मौलिक अधिकार में सीधा संबंध है, यहाँ से पता चलता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि नागरिकता मौलिक अधिकार में सीधा संबंध है, ये किस अनुच्छेद से पता चलता है? तो अनुच्छेद 10 से। ये अच्छा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। सिटीजनशिप कंटिन्यूज एज पर लॉ, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या कहते हैं कि संसद का अधिकार दिया गया है, किस बात के लिए? नागरिकता पर कानून बनाने के लिए किसको अधिकार है? संसद को। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिकता पर अधिकार कौन बना सकता है? ऑप्शन में दे देगा आपका राष्ट्रपति, राज्य, विधानसभा, संसद, तो यहाँ आपको संसद पे जाना है। उदाहरण के लिए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम, अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय विलय द्वारा नागरिकता के प्रावधान है। आप याद रखिए, ध्यान से देखिए, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय विलय द्वारा नागरिकता के प्रावधान है। संसद समय समय पर नागरिकता अधिनियम में संशोधन करती रही है। सबसे पहला संशोधन 1986, फिर 2003, फिर 2005, फिर 2019, अभी हाल ही में जो हुआ है। अब देखते हैं प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। बाकी तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैंने बता दिया है। वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण के बारे में देखते हैं क्या है। तो कोई विदेशी नागरिक भारत में लंबे समय तक निवास करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ये प्राकृतिकरण है। शर्तें क्या हैं? आवेदन से पहले 12 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में निवास करना चाहिए, संविधान की निष्ठा की शपथ, अच्छा चरित्र हो। मतलब आप 12 वर्ष रह चुके हैं, 11 वर्ष रह चुके हैं, आपने आवेदन कर दिया है, 12वें वर्ष जाके आपको मिलेगी, ठीक है। विशेष प्रतिभा वाले व्यक्ति को सरकार निवास की शर्त में छूट दे सकती है, जैसे उदाहरण के लिए अदनान सामी जो गायक थे, पाकिस्तानी थे, अभी 2016 में उन्होंने प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता पाई है। क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता मिल सकती है, कैसे? अगर भारत में कोई नया क्षेत्र जुड़ता है तो वहां के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन जाएंगे। भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, मैं आपको बता चुका हूं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में संघीय नागरिकता होती है, ठीक है। 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ और भारत का हिस्सा बना, तो गोवा के लोग अपने आप भारतीय नागरिक बन गए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्षेत्र के विलय द्वारा नागरिकता का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला तो जन्म से नागरिकता, मैं बता ही चुका हूं आपको। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जन्म लेते ही नागरिकता स्वतः है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक माता पिता में से कम एक भारतीय हो, तब आपको नागरिकता मिलेगी। 3 दिसंबर से 2004 के बाद माता पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देख लीजिए कंडीशन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए कि 3 दिसंबर 2004 के बाद माता पिता में से एक भारतीय हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब सेकंड कौन सा तरीका है नागरिकता पाने का? वंश से नागरिकता। विदेश में जन्मा बच्चा यदि उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है तो नागरिकता पा सकता है। शर्त क्या है? जन्म का विवरण भारतीय दूतावास में दर्ज कराना होगा, ठीक। तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता। विदेशी व्यक्ति यदि भारतीय मूल का है या भारतीय नागरिक से विवाह किया है तो भारत सरकार से पंजीकरण कराकर नागरिक बन सकता है। पंजीकरण करा लिया और बन गया, ठीक है। चौथा है प्राकृतिकरण से नागरिकता, जब इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। गायक अदनान सामी जैसे बने हुए हैं। संविधान की निष्ठा की शपथ, अच्छा चरित्र होना चाहिए। पांचवा है क्षेत्रीय विलय से नागरिकता। अगर कोई टेरिटरी भारत में शामिल की ली जाती है, जैसे गोवा 1961 में, तो वहां के लोग भारतीय नागरिक हो गए। तो ये आज भाग 2 था नागरिकता से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए।